गुड मॉर्निंग। क्लास वहीं से शुरू करते जहाँ पर समाप्त किए थे, थोड़ा सा उसका पीछे से लेकर चलते हैं। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप पिछली क्लास देख लीजिएगा। हमारे चैनल में आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित जितने भी टॉपिक है और जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। कला का वर्गीकरण, कला का दो मत हैं, ठीक है। एक वर्गीकरण, एक अवर्गीकरण। एक है अपना अवर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण। कला के दो मत है, एक अवर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण है उनको जो है प्लेटो जी मानते हैं, और जो अवर्गीकरण है उनको क्रोचे जी मानते हैं। दोनों कला के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो क्रेचो जी के अनुसार कला अवर्गीकरण है, अतः इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। क्रोचे जी के अनुसार कला अवर्गीकरण है, इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जबकि प्लेटो के अनुसार कला का वर्गीकरण किया जा सकता है। क्रोचे के अनुसार अवर्गीकरण थे कला, और जो प्लेटो जी हैं उनके अनुसार कला का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो यूनानी विद्वान, ये जो प्लेटो थे, ठीक है, ये यूनानी विद्वान थे। प्लेटो जी यूनानी विद्वान थे। तो इन्होंने जो है कला को काव्य माना है। आपको पिछले मैंने बताया था प्लेटो जी ने कला को क्या माना है, काव्य माना है। इनकी जो परिभाषा है, जो करस लेट है, वो कहते हैं कि कला को प्रकृति का जो है अनुकृति मानना है। इन्होंने प्लेटो जी ने कला को प्रकृति के अनुकृति, प्लेटो जी ने कला को प्रकृति के अनुकृति माना है। किन्होंने? प्लेटो जी ने कला को प्रकृति के अनुकृति माना है। अब एक जो इनके एक शिष्य थे, प्लेटो जी के शिष्य थे, उनका नाम था क्या था? अरस्तु। प्लेटो जी के जो शिष्य थे उनका नाम था अरस्तु। ये भी जो है यूनान के विद्वान थे, मतलब ये भी जो है पाश्चात्य विद्वान थे। तो इनकी पुस्तक है भाषण शास्त्र। इनकी पुस्तक है भाषण शास्त्र। अरस्तु जी की पुस्तक क्या है? भाषण शास्त्र। ये आपको याद करना पड़ेगा कि अरस्तु जी की पुस्तक क्या है। तो अरस्तु जी की पुस्तक है भाषण शास्त्र। तो भाषण शास्त्र में इन्होंने कला को दो भागों में बांटा है, उपयोगी कला तथा ललित कला। अरस्तु की जो भाषण शास्त्र पुस्तक है, उन्होंने कला को दो वर्गों में बांटा है, एक उपयोगी कला, एक ललित कला। एक और पाश्चात्य विद्वान थे जिनका नाम था सोनियर विल्सन। क्या नाम था उनका? सोनियर विल्सन। एक और विद्वान थे जिनका नाम था सोनियर विल्सन। ये भी पाश्चात्य विद्वान थे। इनकी पुस्तक का नाम है संस्कृत कोश। संस्कृत कोश, आप पुस्तक जरूर याद कर लीजिएगा। भाषण शास्त्र किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। संस्कृत को किसकी पुस्तक है? सोनियर विलियम्स की। विलियम से, ठीक है, ये विल्सन मैंने लिख दिया गलती से, सोनियर विलियम से। तो इस संस्कृत कोश में इन्होंने कला को दो वर्गों में बांटा है, ये दो भागों में बांटा है। एक है बाह्य कला, एक है आंतरिक कला। एक है बाह्य कला, दूसरी है आंतरिक कला। पहली है बाह्य कला, दूसरी है आंतरिक कला। बाह्य कला को इन्होंने दो भागों में बांटा है, ठीक है, वही जो है हमारी ललित कला प्लस उपयोगी कला। सोनियर विल्सन की पुस्तक का नाम है संस्कृत कोश। संस्कृत कोश में इन्होंने बाह्य कला ललित कला दो भागों में बांटा है। बाह्य कला को दो भागों में बांटा है, फिर से ललित कला तथा उपयोगी कला। जो आंतरिक कला है, या आंतरिक कला को हम जो है एक दूसरा नाम देते हैं गोपनीय कला। गोपनीय कला, और इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं अंतरंग कला। क्या है?
अतरंग कला, अंतरंग कला, आंतरिक कला, अतरंग कला या गोपनीय कला। तो ये जो है इन्होंने इसमें रखा है चुंबन और आलिंगन को। पता है इन्होंने किस हिसाब से दो भागों में बांटा, बाह्य प्लस आंतरिक है। तो जो आंतरिक कला है, आंतरिकरण, चुंबन एवं आलिंगन, मतलब आंतरिक कला ये जो है सेक्सुअल से संबंधित है। ये लोग आंतरिक कला को सेक्सुअल मानते हैं। और बाह्य कला क्या हमारी हो गई? ललित कला तथा उपयोगी कला। बाह्य कला में कौन सी हो गई? ललित कला तथा उपयोगी कला। आंतरिक कला में हो गई कौन सी? चुंबन तथा आलिंगन। ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकाल में शैक्षिक पाठ्यक्रम को की दृष्टि से कला का वर्गीकरण जो है कई वर्गों में किया गया है। ठीक है। मध्यकाल की शैक्षिक पाठ्यक्रम की दृष्टि से जैसे हो गई एक व्यवसायिक कला, एक उदार कला। व्यवसायिक कला में वही आ जाती है आपकी बढ़ाई क्री, सुनाई क्री वगैरह, जिसको हम उपयोगी कला भी बोलते हैं। ठीक है। व्यवसायिक कला को हम जो है उपयोगी कला बोल देंगे, और तथा जो उदार कला है उसके अंतर्गत ललित कला को रखा गया है। ये ज्यादा वो नहीं है इसको। ठीक है। आपसे इतना समझ जाइए किसको किसको क्या बोलते हैं। ललित कला को हम उदार कला भी बोलते हैं, उपयोगी कला को हम व्यवसायिक कला भी बोलते हैं। अब ललित कला के वर्गीकरण जो है विविध आधारों पर किया जाता है। ललित कला का वर्गीकरण देख लेते हैं। ललित कला का वर्गीकरण आपको ये तो मुख्य तो पता है। ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। पिछले क्लास में मैंने बताया था, मेरे साथ रिपीट करिए। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला। यहाँ ललित कला का वर्गीकरण जो है कुछ दूसरे आधार पर किया गया है। जैसे रूप के आधार पर कला का वर्गीकरण। फर्स्ट है रूप के आधार पर कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण मतलब ललित कला का वर्गीकरण। ठीक है। रूप के आधार पर कला का वर्गीकरण। तो इन्होंने जो रूप के आधार पर कला का वर्गीकरण किया है वह किया है मूर्त कला तथा अमूर्त कला। मूर्त कला तथा अमूर्त कला, ये मैंने आपको पिछले में बताया था कि मूर्त कला किसे कहते हैं, अमूर्त कला किसे कहते हैं। वही है मूर्त कला, मतलब जो हमें दिखाई देती है। मूर्त कला मतलब जो हमें दिखाई देती है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला या स्थापत्य कला। कौन कौन सी हो गई इसके अंतर्गत? चित्रकला, मूर्तिकला तथा स्थापत्य कला। मूर्तिकला के अंतर्गत कौन कौन सी हो गई? चित्रकला, मूर्तिकला तथा स्थापत्य कला। अब मूर्तिकला के अंतर्गत जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे संगीत कला और काव्य कला। कौन कौन सी हो गई? संगीत कला और काव्य कला। मूर्तिकला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। मूर्तिकला के अंतर्गत संगीत कला तथा काव्य कला। रूप के आधार पर कला का वर्गीकरण मूर्तिकला, अमूर्तिकला। मूर्तिकला में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। अमूर्तिकला में संगीत कला तथा काव्य कला। अब देखते हैं चलिए अचल के आधार पर। सेकेंड है हमारा, सॉरी यार नहीं आ रहा, अब ठीक है। सेकेंड है चल या अचल के आधार पर। चल या अचल के आधार पर कला का वर्गीकरण। किसके आधार पर? चल या अचल के आधार पर कला का वर्गीकरण। तो जो चल के आधार पे है लिख ले रहे हैं चल और अचल। अच्छा, अचल का मतलब ठीक है स्थायी। अचल का मतलब स्थायी, जो कि रुका हुआ, जो कि चले ना। चल का मतलब अस्थायी। भाई वो चल रहा है तो अस्थायी हुआ ना, स्थायी तो हुआ ना। चल का मतलब अस्थायी, अचल का मतलब स्थायी। तो
चल कर कौन कौन सी कला है जो हम एक दूसरे से दूसरी जगह पे मतलब हम ले दे सकते, कहीं भी जाकर उसको गुनगुना देंगे, कहीं भी जाकर कुछ कर देंगे, ठीक है। तो चल कला या जो अस्थायी कला के अंतर्गत आती है वह कौन सी आती है? काव्य कला तथा संगीत कला। कौन कौन सी आएगी? वह आएगी आपकी काव्य कला तथा संगीत कला। काव्य कला तथा संगीत कला। अचल या स्थायी कला के अंतर्गत कौन कौन सी आ गई? जैसे मूर्ति कला, वही तीनों हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। मूर्ति कला और क्या है? स्थापत्य कला तथा संगीत कला, सॉरी, मूर्ति कला, स्थापत्य कला तथा चित्रकला। देखिए स्थापत्य को उसको एक जगह दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते, चित्रकला को भी बना के पेंटिंग ले जा सकते हैं, लेकिन ये स्थायी कला के अंतर्गत आती है, एक जगह भी स्थायी करके हम इसको बना सकते हैं। और मूर्ति कला, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? अचल या स्थायी कला के अंतर्गत। चल या अस्थायी, भाई चल है तो अस्थायी होगा, ठीक है, और जो अचल है वह स्थायी होगा। चलिए अचल के आधार पर हो गया। अब बात करते हैं इंद्रियों के आधार पर कला का वर्गीकरण। बात करेंगे हम इंद्रियों के आधार पर, सॉरी पसीने के लिए बहुत गर्मी है यार। इंद्रियों के आधार पर कला का वर्गीकरण। इंद्रियों के आधार पर कला का वर्गीकरण। तो इंद्रियां आप जानते हैं 5 प्रकार की होती हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। तो आंख को फर्स्ट, आंख को आनंद देने के आधार पर, फर्स्ट है आंख को आनंद देने के आधार पर, फर्स्ट है हमारी आंख को आनंद देने के आधार पर। तो एक हो गई दृश्य कला, एक अदृश्य कला। दृश्य मतलब जो हमें दिखाई देती है, अदृश्य कला मतलब जो हमें नहीं दिखाई देती है। पिछली क्लास देखे होंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने दृश्य कला अदृश्य कला पिछली क्लास में थोड़ा सा समझाया था। दृश्य कला तथा अदृश्य कला, दृश्य कला तथा अदृश्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत कौन सी आएंगी? जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे चित्रकला, मूर्ति कला तथा स्थापत्य कला। आंख के आनंद देने के आधार पर दृश्य कला, अदृश्य कला। दृश्य कला जो दिखाई देती है चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। अदृश्य कला के अंतर्गत कौन सी आएंगी? ये दोनों आ जाएंगी, काव्य कला तथा संगीत कला। कौन कौन सी आ जाएगी? काव्य कला तथा संगीत कला। कौन कौन सी आ जाएंगी? काव्य कला तथा संगीत कला। आपके इस समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब है कान को आनंद देने के आधार पर। अब हमारा क्या है? कान को आनंद देने के आधार पर कला का वर्गीकरण। कान को आनंद देने के आधार पर, कान को आनंद देने के आधार पर मतलब एक श्रव्य कला, दूसरा अश्रव्य कला। फर्स्ट है हमारा श्रव्य कला, दूसरा है अश्रव्य कला, सॉरी, फर्स्ट श्रव्य कला, दूसरा है हमारी अश्रव्य कला। श्रव्य कला मतलब जिस कला को हम सुन करके अच्छी अनुभूति प्राप्त करते हो। अश्रव्य कला मतलब जिसको हम सुनना सकते हो। श्रव्य कला के अंतर्गत कौन कौन सी आ गई? यही हमारी काव्य कला तथा संगीत कला। ये सब पीजीटी में पूछा जाता है, इसलिए आप कृपया अच्छे से देखें। श्रव्य कला के अंतर्गत कौन से आ गई? काव्य कला, संगीत कला। अश्रव्य कला के अंतर्गत आ गई, यही तीनों फिर से रिपीट हो जाएंगे, चित्रकला, मूर्ति कला। भाई इनको हम देख सकते हैं, ठीक है, इनको सुन तो नहीं सकते ना।
देखिए, अश्रव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। अश्रव्य मतलब जिसको हम सुन नहीं सकते, चित्रकला को हम सुन नहीं सकते, मूर्तिकला को हम सुन नहीं सकते, स्थापत्य को हम सुन नहीं सकते। स्थापत्य मतलब भवन निर्माण, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण, ठीक है। संगीत कला के अंतर देखो, संगीत को हम सुन सकते हैं, कला को हम सुन सकते हैं। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछली क्लास में मतलब पिछले टीजीटी में, कि आंख व कान दोनों को आनंद देने वाली कला कौन सी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। आंख और कान को आनंद प्रदान करने वाली कला। चार पांच विकल्प दे दिए थे, उसमें पूछा था कि आंख और कान दोनों को आनंद प्रदान करने वाली कला कौन सी है। तो कौन सी है? यह संगीत युक्त रंगमंच। क्या है? संगीत युक्त रंगमंच। दूसरा नाट्य, नाट्य या नाटक। भाई जब हम संगीत युक्त जब रंगमंच हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई प्रदर्शन हो रहा है, संगीत हो रहा है। नाटक जब देखते हैं तो उसकी आवाज सुनते हैं, नाटक के पात्रों को देखते हैं, इसमें आंख और कान किसका, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिनेमा हम देखते हैं उसमें हम आंख और कान दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। कला की परिभाषा। ठीक है यार, कला की परिभाषाएं। भाई कई सारे विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनानी दार्शनिक प्लेटो की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनानी दार्शनिक प्लेटो की। तो प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो जी के अनुसार क्या है? कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो जी कला सत्य की अनुकृति मतलब सत्य की जो अनुकृति है वह क्या है? कला है। मतलब कला सत्य नहीं है, सत्य की अनुकृति। अनुकृति मतलब फोटोकॉपी। कला क्या है? सत्य की एक प्रकार की फोटोकॉपी है। प्लेटो जी के अनुसार कला क्या है? सत्य की अनुकृति है। अब फिर इसके बाद इनके शिष्य आते हैं अरस्तु। इनके शिष्य अरस्तु। अरस्तु जी भी गुरु जी की परिभाषा दी है। वह जो है क्या करते हैं? वह कला का अनुकरण करते हैं। कला अनुकरण है, ठीक है। जो इनके शिष्य आते हैं उनके अनुसार क्या है? कला क्या है? अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकरण है। इसके बाद एक है क्रोचे, महान दार्शनिक क्रोचे। क्रोचे जो कि कला को अवर्गीकरण मानते हुए, ठीक है। क्रोचे जो है कि जो परिभाषा वह की कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे जी की जो परिभाषा वह है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे जी के अनुसार जो कला क्या है? कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे जी के अनुसार कला जो है बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। अभी हम जो है जो विदेशी विद्वान हैं उनके बारे में उनकी परिभाषा देख रहे हैं। इसके बाद हम भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे। क्रोचे के बाद आते हैं हेगल। हेगल ने कहा कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हेगल ने कहा कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हेगल जी ने कहा क्या? कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हेगल जी की जो परिभाषा थी वह है कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का
माध्यम है। एक मिनट लाइट जला लेते हैं। सॉरी, थोड़ा मोबाइल हीट होने की वजह से फ्लैश लाइट मोबाइल की गायब हो गई है। दूसरी हम मोबाइल की लाइट अपने जला कर रखते हैं, देखते हैं सही आ रहा है। इससे सही आ रहा हो तो सही बात है, ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सही आ रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। क्रोचेस जी ने कहा है, हेगल जी ने कहा कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हेगल जी ने कहा कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। इसके बाद है स्पिनोजा। हेगल को हम हीगल भी बोलते हैं, ठीक है। हेगल को हम हीगल, कई पुस्तकों में हीगल मिलता है, जैसे हमारी वो रीता मैम की जो है उस बुक में हीगल मिलता है। स्पिनोजा की जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के अनुसार स्पिनोजा, अरे यार फ्लैश लाइट काम नहीं कर रही मोबाइल की, और बल्ब से थोड़ी कम सही आ रहा है। स्पिनोजा जी है, उनके अनुसार कला भावनाओं की प्रकृति अभिव्यक्ति है। कला भावनाओं की प्रकृति अभिव्यक्ति है। ये सब किसके अनुसार है? यह है स्पिनोजा जी के अनुसार। स्पिनोजा जी के अनुसार कला भावनाओं की प्रकृति अभिव्यक्ति है। इसके बाद गेटे आते हैं। गेटे महान जी ने कहा कि महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। गेटे ने क्या कहा? महान कला की प्रतिकृति प्रस्तुत करना, महान कला की प्रतिकृति प्रस्तुत करना कला की सबसे बड़ी समस्या है। गेटे जी के अनुसार महान कला की प्रतिकृति प्रस्तुत करना कला की सबसे बड़ी समस्या है। गेटे जी के अनुसार क्या है? महान कला की, सॉरी यहाँ पर महान लिखना हो गया, महान कला की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। इसकी बातें हैं स्किल विद्वान जो हैं उनके अनुसार कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक, कई सारी डिफिनेशन है, आपको याद करना पड़ेगा। 1 से 2 डिफिनेशन 100% टीजीटी या पीजीटी में पूछा जाता है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 3 डिफिनेशन एक बार पूछ लिया था, ठीक है। इसलिए जो है डिफिनेशन आपको जरूर रखना पड़ेगा। स्किल जी के अनुसार जो है कला एक अभिव्यक्ति है। कला क्या है? एक अभिव्यक्ति है। ये किसके अनुसार है? यह है स्किल जी के अनुसार। अब आते हैं फ्रायड कहते हैं, ठीक है। जो फ्रायड कहते हैं कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। फ्रायड जी के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो वासनाएं होती हैं वो जब उभर करके बाहर आती हैं और हम उनको किसी जगह निरूपित करते हैं तो वह क्या है? वह एक प्रकार की कला है, ठीक है। फ्रायड जी के बाद है हर्टबर्ग रीड। ये पूछा गया था, सॉरी है हर्टबर्ग रीड। हर्बर्ट रीड, ठीक है। क्या है? हर्बर्ट रीड।
इन्होंने जो परिभाषा दी हुई है वह यह है कि जो अभिव्यक्ति के आह्लाद या रंजक स्वरूप है वही कला है। इनके अनुसार जो अभिव्यक्ति के आह्लाद व रंजक स्वरूप है हर्बर्ट रीड के अनुसार जो अभिव्यक्ति के आह्लाद व रंजक स्वरूप है वही कला है। यह है किसके अनुसार? हर्बर्ट रीड के अनुसार। इसके बाद आते हैं टॉल्स्टॉय। इसके बाद आते हैं टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ने कहा है अपने अपने भावों को रंग रूप क्रिया आदि के द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त करना कि उसको देखने व सुनने पर वही भावना उत्पन्न हो, कला कहलाती है। इन्होंने कहा अपने अपने भावों को रंग रूप क्रिया आदि के द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त करना अपने भाव को रंग रूप क्रिया आदि के द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसको देखने व सुनने पर वही भाव आए, कि उसको देखने व सुनने पर वही भाव आए। टॉल्स्टॉय ने जो कला की परिभाषा दी वह है कि अपने अपने भावों को, मतलब हमारे दिल के अंदर कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, अपने अपने भावों को रंग रूप क्रिया आदि के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त करना कि उसको देखने व सुनने पर वही भाव आए, क्या कहलाता है? कला कहलाती है। यह परिभाषा किनकी थी? टॉल्स्टॉय की थी। अब आते हैं अपने कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर। किनके ऊपर आते हैं? भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर। तो भारतीय वैज्ञानिकों में हमारे कौन से हो गए? बापूजी। हमारे बापूजी अधिकतर भारतीय वैज्ञानिकों की डिफिनेशन पूछता है, ये 4 या 5 है, इसलिए आप भारतीय वैज्ञानिकों की डिफिनेशन पहले याद करिए, इन जो फॉरेन है इनकी बाद में। तो गांधी जी ने कहा है कि कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। कितनी छोटी सी परिभाषा दी इन्होंने? कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। ठीक है, कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। इनका कहने का मतलब जो कला है वो हमारी जो आत्मा का ईश्वरीय संगीत, आत्मा के द्वारा जो ईश्वरीय संगीत प्रतीत होता है हमें, वही क्या है? कला है। ये गांधी जी का कहना था। अब है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। रविन्द्रनाथ ठाकुर, इन्हीं को रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जनगण मन लिखा था हमारा। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की जो डिफिनेशन है वह है कला में मनुष्य अपने अपनी अभिव्यक्ति करता है। इन्होंने कहा कला में मनुष्य अपनी अपनी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कहा कला में मनुष्य अपने अपने अभिव्यक्ति करता है। सॉरी, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कहा कला में मनुष्य अपनी अपनी अभिव्यक्त करता है। ये किन्होंने कहा? ये कहा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। इसके अलावा हमारे आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी वाले साहित्यकार, जिन्होंने जो है क्या काव्य को साहित्य माना है। इन्होंने काव्य को साहित्य माना है। ठीक है, पिछले क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार कला ईश्वर की कृतित्व सत्य का संकुचित रूप है। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार कला
ईश्वर की कृतित्व सत्य संकुचित रूप है। कला ईश्वर की कृतित्व सत्य का संकुचित रूप है जो हमें बोध के लिए प्राप्त होता है। जो हमें बोध के लिए प्राप्त होता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि कला ईश्वर की कृतित्व सत्य का संकुचित रूप है जो हमें किसके लिए प्राप्त होता है, जो हमें बोध के लिए प्राप्त होता है। और कुछ डिफिनेशन बची हैं उनको देख लेते हैं, इसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। हमारी जो अगली डिफिनेशन है वह किनकी है, वो है मैथिली शरण गुप्त की। हमारी अगली डिफिनेशन प्रसिद्ध साहित्यकार, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि शिवत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति कला है। इन्होंने कहा है शिवत्व की मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि शिवत्व की अभिव्यक्ति के लिए सत्य की अभिव्यक्ति के लिए सत्य की सौंदर्यमय अभिव्यक्ति कला है। सत्य की अभिव्यक्ति के लिए सत्य की सौंदर्यमय अभिव्यक्ति कला है। ये किसने कहा? ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा। फिर इसके बाद है श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास, इनकी जो डिफिनीशन है कि जिस गुण और कौशल के कारण किसी भी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वह कला कहलाती है। जिस गुण और कौशल के कारण किसी भी वस्तु में जिस गुण और तो श्याम सुंदर जी ने जो परिभाषा दी है कि जिस गुण और कौशल के कारण किसी भी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वह कला कहलाती है। जिस गुण और कौशल के कारण किसी भी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाए, उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाए। श्याम सुंदर दास की परिभाषा क्या है? जिस गुण और कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाए। ये किन्होंने कहा है? ये कहा श्याम सुंदर दास जी ने। अब एक लास्ट बचे हैं पीएन चोयल। हाँ, लास्ट कौन से है? पीएन चोयल। पीएन चोयल ने कहा कला वह है जो मनुष्य में अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कला वह है जो मनुष्य में अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कला वह है जो मनुष्य में अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यहाँ से क्लास समाप्त हो गई है। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हमारा जो क्लास होगी वह होगी कला की विशेषताएं के बारे में, ठीक है। इसकी जो है नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के डाल दूंगा। क्लास के नोट डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के डाल दूंगा।